फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है ये 20 जून को होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे दिन अब जोड़ रहे हैं कि हमारे पास इतना दिन बचा, तो ये जोड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जितना भी टाइम आपके पास है ये आपके लिए प्रीशियस टाइम है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आप लेक्चर ले रहे हैं उस लेक्चर को तो लेते रहिए, साथ साथ में जो पिछला आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। साथ में अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्विज पोल मिल जाता है। और साथ साथ में जितने भी आज तक हम PDF प्रोवाइड किए हैं उसको वहाँ पे पोस्ट कर दिए हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। आपका रिवीजन में ये मदद करेगा। आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका जो लास्ट टाइम है उसमें आप जब रिवीजन करे रहेंगे तो आपका जो दिमाग होता है और खुला रहता है और आप एग्ज़ाम और अच्छे से कर पाते हैं। तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, फिर हम कह रहे हैं कि जो 40 + 60 का को लेकर चलेगा वही एग्ज़ाम को करेक्ट करेगा, वही जॉब के काबिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक है आपका मिक्स क्वेश्चन से है। ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिस्टोलॉजी से दिए गए हैं, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपका इम्यूनोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो अभी हम ज़्यादा नहीं करा पाए। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी का जो क्वेश्चन है इसका हम एक PDF प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके 50 से 70 क्वेश्चन तो कम से कम रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि लगभग वहीं से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इम्यूनोलॉजी भी हो जाएगा। और अगर आप NHM वाला मतलब UPNHM का जो हमारा सीरीज़ है उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, वहाँ पे कई सारे हमने इम्यूनोलॉजी और ब्लड बैंक के MCQ कराए हैं। साथ साथ में हमने जो लास्ट टाइम था, लास्ट टाइम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हमने कराने की कोशिश की थी। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फिक्सेटिव व्हिच कंटेन ग्लेशियल एस्टिक एसिड इज कॉल्ड, यानी कि कौन सा यहाँ पे फिक्सेटिव है जिसके पास ग्लेशियल एस्टिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारा है फॉर्मल सेलाइन, ठीक है, कॉर्नी फ्लूट्स या फिर बोथ A एंड B। तो फ्रेंड्स, अगर ग्लेशियल एस्टिक एसिड की बात करें तो ये आपका यहाँ पे कॉर्निस फ्लूड में पाया जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे फॉर्मल सेलाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, यानी कि फार्मलिन होता है प्लस क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन होता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 10% यूज किया जाता है। ठीक, चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है डॉट इज एस्टिक एसिड इज नॉट ए गुड फिक्सेशन ड्यू टू, यानी कि आपका जो एस्टिक एसिड है ये गुड फिक्सेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जो यहाँ पे वजह है लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो क्या ये स्वेलिंग इफेक्ट काज करता है, या फिर आपका जो सेल होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर इसके जो गाल्जी एलिमेंट होते हैं, गाल्जी पार्टस होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका एस्टिक एसिड होता है जिसका हम उपयोग फिक्सेटिव के रूप में करते हैं, बट ये गुड नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हमारे हैं स्वेलिंग इफेक्ट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को डिफेक्ट करेगा, और साथ साथ में आपका जो गाल्जी एलिमेंट होते हैं इनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आल वाला सही जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है कि वेपर ऑफ द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अफेक्ट टू व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है ये क्या, टेट्राऑक्साइड है ये क्या है। तो जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक को करने के लिए करते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक को देखने के लिए करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसको देखने के लिए करते हैं। साथ में अगर इसकी बात करें तो ये आपका ये फिक्सेटिव क्या है, फिक्सेटिव, और साथ साथ में ये स्टेनिंग यानी कि स्टेन दोनों है। ठीक है, अभी स्टेन किस तरह से काम करता है, तो स्टेनिंग में आपके ये जो मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल को स्टेन करने के लिए करते हैं। और ज़्यादातर इसका जो उपयोग है ये लिपिड के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, लिपिड के लिए किया जाता है। तो जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसका जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का वेफर है, भाप जो निकलता है, ठीक है, ये बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो आई है, लंग है, बोथ है, A एंड B है, या फिर लीवर है। तो ये आपके जो लंग्स हैं और लीवर लंग्स और आई दोनों पे यहाँ पे क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका C वाला सही जाएगा। बट आपको जो जानने वाली ज़रूरत की पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो है क्या, और इसका जो उपयोगिता है वो क्या है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसका जो उपयोग है ये दोनों यानी कि फिक्सेटिव और स्टेनिंग यूज होने के कारण इसकी जो इंपॉर्टेंस है और बढ़ जाती है आपके एग्जाम ऑब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए 4 नंबर की क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू कॉल्ड इन्वेंशन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि आपका जो टिश्यू है अगर उसका डिकम्पोजिशन होने लगता है बाय बैक्टीरिया, यानी कि जब बैक्टीरिया के द्वारा टिश्यू का आपके डिकम्पोजिशन होने लगता है तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो है प्यूट्रिफिकेशन है, ऑटोलिसिस है, और बोथ A एंड B है, या फिर नॉन ऑप्शन है। तो
तो सबसे पहले हम दोनों ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद में जो सही आंसर होगा उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। तो अगर हम बात करें प्यूट्रिफिकेशन की, तो प्यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है जब आपका जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, उसके बाद में क्या करे, खुद से यहाँ पे कोई अदर ऑर्गेनिज्म आके इसको क्या करे, इसको डिके करे, इसको सड़ाए, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है। और अगर आपका जो बॉडी है खुद से क्या करता है, आपके जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा क्या होने लगता है, डाइजेस्ट होने लगता है। तो डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होने लगता है, तो इन केस को क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों टर्म समझ में आ गया होगा। प्यूट्रिफिकेशन आपके टिश्यू में कब होगा, जब कोई जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो आके उसको इफेक्ट करेगा, तो आपका प्यूट्रिफिकेशन होगा। और जब खुद की यानी जो आपका टिश्यू है उसमें खुद के जो एंजाइम पाए जा रहे हैं उनके द्वारा ही आपके जो टिश्यू हैं उनका डाइजेशन होने लगे, उनका ब्रेक डाउन होने लगे, तो इन टर्म को क्या कहते हैं, इन टर्म को हम ऑटोलिसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो डिकम्पोजिशन बाई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो टिश्यू है उससे अलग कोई चीज़ आके इसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका प्यूट्रिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा, ठीक। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑल एंटीकोगुलेंट बाइंड कैल्शियम एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे जो जितने भी आपके एंटीकोगुलेंट है उनमें कैल्शियम क्या होता है, वो बाइंड हो जाता है एक को छोड़ के। तो हमारे जो ऑप्शन है इसमें एक को छोड़ के जितने भी आपके और एंटीकोगुलेंट है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है, बाइंड करता है। तो आपका जो हेपेरिन है डबल ऑक्जिलेट है और सोडियम साइट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे ऑप्शन में था पोटेशियम ऑक्जिलेट या फिर कोई था शायद, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपके भी है, मान लीजिए EDTA ही हो गया, ठीक है, EDTA हो गया, डबल ऑक्जिलेट हो गया, सोडियम साइट्रेट हो गया, ठीक है, और हेपेरिन हो गया। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कैल्शियम के साथ बाइंडिंग नहीं करता है। तो आपको पता होगा कि जो EDTA है ये क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ बाइंडिंग करता है, ठीक है, एकदम कंफर्म हो गया, ठीक है। डबल ऑक्जिलेट तो करता ही है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ये सभी को पता होगा। और सोडियम साइट्रेट यहाँ पे डबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, और ये डबल ऑक्जिलेट भी करता है। तो आपका जो हेपेरिन है ये क्या होता है, ये इसके साथ बाइंड नहीं होता है, ये क्या कर देता है, ये कुछ जो आपके कोगुलेशन फैक्टर होते हैं इस पर एक को मतलब कि इफेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके इनहिबिट करने से आपका जो प्रॉब्लम होता है उससे आपका यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक, क्लॉटिंग होने से रुक जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं इनमें से अगर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया जाए तो आपका जो क्लॉट है वो होना बंद हो जाएगा। तो हेपेरिन इस तरह से एक्ट करता है। और जितने भी यहाँ पे आपके एंटीकोगुलेंट है वो कैल्शियम के बाइंड के द्वारा यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज़ द टेस्ट दैट डन इज नॉट डन इन ब्लड बैंक, यानी कि इसमें कि कौन सा टेस्ट है जो कि ब्लड बैंक में नहीं किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन से ग्रुपिंग है, क्रॉस मैचिंग है, ब्लड बैंक स्क्रीनिंग है, या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि PT है। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर ऐसे ही पता चल गया होगा कि जब आप ब्लड बैंक में जाएंगे तो टेस्ट तो आपका ग्रुपिंग होता ही है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि जो हमारा पेशेंट है या फिर डोनर है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, ताकि इसको हम ब्लड दे सकें या फिर ले सकें, ठीक है। अब क्रॉस मैच, जब हमारा यहाँ पे ब्लड ग्रुप पता चल जाता है तो जब हम ब्लड को एकदम से ट्रांसफ्यूज़ करने वाले होते हैं तो हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। इससे करते हैं कि मान लीजिए हमारा ए पॉजिटिव दोनों चीज़ें मिल गई हैं, बट कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पे एंटीजन या फिर एंटीबॉडी हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है, बीमारी मतलब उसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, पेशेंट को। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे ब्लड बैंक स्क्रीनिंग तो ये भी करते हैं, ब्लड बैंक का स्क्रीनिंग भी करते हैं, ठीक है। तो जो आपको जो यहाँ पे छोड़ के करना है तो यहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है इसका क्या करते हैं, ये आपके ब्लड बैंक का एक टेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, D वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गलत सा हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था जेल कार्ड, ठीक है, क्या होना चाहिए था, जेल कार्ड, ठीक है, जेल कार्ड हो गया है। जेल कार्ड टेस्ट फॉर मलेरिया इज बेस्ड ऑन, यानी कि आपका जो मलेरिया का जेल कार्ड वाला टेस्ट होता है इसमें किस बेस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, मलेरिया गैमिट्स, मलेरिया पिगमेंट्स या फिर मलेरिया मार्फोलॉजी। तो देखिए जो आपका मलेरिया मार्फोलॉजी है, अगर गैमिट्स की बात करें तो ये सब हम किसके द्वारा करते हैं, ये सब हम क्या करते हैं, स्लाइड के प्रिपरेशन के द्वारा करते हैं, ठीक है। थिक और थिन स्लाइड बनाते हैं, उसके द्वारा हम एग्जामिन कर लेते हैं कि आपका जो मलेरिया है इसमें सीन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और साथ साथ में कौन सा मलेरिया यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें एंजाइम प्लाज्मोडियम LDH की, तो ये किसके द्वारा होता है, जेल कार्ड के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला आंसर सही जाएगा। ये जो यहाँ पे इतने आगे हैं ये थोड़ा सा गलती है, ठीक है, मलेरिया मार्फोलॉजी, ठीक है। तो मलेरियल एंजाइम प्लाज्मोडियम LDH के द्वारा हम क्या करते हैं, ये मलेरिया का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं बाय जेल कार्ड मेथड, ओके।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर रिसर्च स्पेसिमेन डॉट डॉट फिक्सेशन फिक्सेटिव इज यूज, यानी कि रिसर्च के लिए आप यहाँ पे कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं। ऑप्शन हमारा है 10% फॉर्मल सेलाइन, क्रोमिक एसिड, बोइंस फ्रूट्स या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें फॉर रिसर्च के लिए, तो रिसर्च के लिए हम 10% फॉर्मल सेलाइन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? 10% फॉर्मल सेलाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर बोइंस फ्रूट्स की, तो बोइंस क्या करता है? बोबिन्स। ठीक है, तो बोबिन्स किस प्रकार का फिक्सेशन है? ये एम्ब्रियो को फिक्सेटिव करता है। ठीक है, एम्ब्रियो को फिक्स करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 9 नंबर का जो है कह रहा है कि स्मेयर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया इज मेड एट, यानी कि आपका जो माइक्रोफाइलेरिया का ये स्मेयर है, इसको कब प्रिपेयर किया जाता है, कब बनाया जाता है? एनी टाइम ऑफ द डे, आफ्टरनून टाइम या फिर मिड नाइट। तो जो सही आंसर जाएगा क्या होगा? मिड नाइट। ठीक है, मिड नाइट में हम कभी भी जब माइक्रोफाइलेरिया का स्मेयर बनाना होगा तो हम मिड नाइट को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये कह रहा है कि ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेटिव इज स्टेबल फॉर सेवरल वीक एट व्हिच टेम्परेचर, यानी कि आपका जो ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेटिव है, इसको अगर यहाँ पे स्टेबल करना चाहते हैं तो कितने टेम्परेचर पे आप रखेंगे? अगर ज़्यादा मतलब किस में, जैसे मान लीजिए एक टेम्परेचर दिया गया है और एक सेवरल वीक तक इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो कौन सा टेम्परेचर इसको देकर रखेंगे? तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शंस की, तो 1 डिग्री है, 4 डिग्री, 8 डिग्री या फिर 16 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर जाएगा 4 डिग्री जाएगा, यानी बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच मेथड इज यूज टू एस्केलेटिंग कंप्लीटेशन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो कौन सा यहाँ पे मेथड है जिसके द्वारा आप पता लगाते हैं कि हमारा जो डीकैल्सिफिकेशन है ये डन हुआ या नहीं। तो सबसे पहले आप जानो कि डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। तो आपके टिश्यू से जब कैल्शियम को रिमूव किया जाता है तो इस टर्म को क्या कहते हैं? डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो डीकैल्सिफिकेशन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक्सरे, केमिकल या बोथ हैवी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक्सरे का उपयोग भी करते हैं और केमिकल का भी उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही जाएगा बोथ ए एंड बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डीकैल्सिफिकेशन टाइप ऑफ एक्वस फार्मिक एसिड, यानी कि आपका यहाँ पे एक डीकैल्सिफिकेशन है जिसका नाम है फार्मिक एसिड, एक्वस फार्मिक एसिड। इसका जो टाइमिंग है ये क्या है, यानी कि इसके उपस्थिति में आप कितने दिन में आपका जो डीकैल्सिफिकेशन वाली प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी? 2 से 7 दिन में, 35 से 40 दिन में, या फिर 10 से 14 दिन में, या फिर 14 से 20 दिन में। तो इसका जो फ्रेंड्स सही आंसर जाएगा वो आपका यहाँ पे ए वाला जाएगा, यानी कि 2 से 7 दिन में आप एक्वस फार्मिक एसिड के द्वारा डीकैल्सिफिकेशन वाली प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज कंसिडर्ड बेस्ट एट डिहाइड्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन वाली प्रक्रिया है, जब आप टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें ये सारे स्टेप आते हैं, डीकैल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, एम्बेडिंग। ठीक है, ये सब आप मतलब कि आते हैं। अगर आप ये वाला लेक्चर नहीं लिए हैं तो इसको ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हिस्टोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके टिश्यू प्रोसेसिंग से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग से क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि यही में इंपॉर्टेंट होता है। टिश्यू प्रोसेसिंग हो गया, माइक्रोटोम हो गया, ये 2 पॉइंट है, और एक आपका स्टेनिंग हो गया। हम आपको बता भी चुके हैं कि अगर आप मोटी मोटी बात करें तो आपके जो हिस्टोपैथोलॉजी है इतना ही होता है, लेकिन अब इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, अथाह सागर है, तो इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम वन लाइनर की बात करेंगे तो आपके हिस्टोपैथोलॉजी में इतना ही होता है। तो मोटा मोटा आप इसको तो पढ़ ही सकते हैं, तीनों चीज़ को, टिश्यू प्रोसेसिंग, माइक्रोटोम और आपके जो स्टेनिंग है। स्टेनिंग जो आपके HND हो सकता है और साथ में वान कोसा स्टेन हो सकता है, और सारे जो मेटल स्टेन है वो भी हो सकते हैं। तो आप सारे स्टेन को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कि बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, एल्कोहल, एसीटोन है, या फिर डाइजेन है, या फिर ऑल ऑप्शन। तो सबसे अच्छा जो आपका यहाँ पे उपयोग होता है एल्कोहल हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। ठीक, 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट डॉट फिक्सेटिव इज ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव फॉर स्मेयर, यानी यहाँ पे कौन सा फिक्सेटिव है जिसका उपयोग स्मेयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है? मर्क्यूरी क्लोराइड, 10% फॉर्मल सेलाइन, नॉन ऑफ द दीज, या फिर कार्बोवैक्स। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है कार्बोवैक्स, इसका उपयोग हम क्या करते हैं? स्मेयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं, और इस एक प्रकार का ये फिक्सेटिव का काम भी करता है, जिससे हमारा जो भी टिश्यू या फिर स्मेयर होता है ये क्या होता है? ये खराब नहीं होता है। ठीक है, चलिए आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। इन जिलेटिन एम्बेडिंग मेथड
जेल्टिन इज मेल्टिंग एट व्हिच टेम्परेचर, यानी कि आपका जो जेल्टिंग एमिटिंग मेथड होता है, इसमें जो का जेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, 37, 25 और फिर या 27। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका कौन सा जाएगा, वो आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, बी वाला, 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है कि जो आपका पैराफिन वैक्स होता है इसका जो टेम्परेचर होता है क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर है ये क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का है जेल्टिंग इमिडेड सेक्शन टेक अप कलर ऑफ टाइप ऑफ डाई। तो ये पूछ रहा है कि आपका जो जेल्टिंग इमिडिंग सेक्शन होता है इसमें कौन सी प्रकार के डाई का उपयोग करते हैं टेक अप कलर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें एसिडिक डाई, बेसिक डाई, न्यूट्रल डाई या फिर बोथ ए एंड बी, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि एसिडिक के डाई के द्वारा और बेसिक डाई के द्वारा भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। हेमोटॉक्सिलिन स्टेन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि आपका जो हेमोटॉक्सिलिन है ये आपके जो सेल होता है अगर इसको स्टेन कर रहा है तो किस पार्ट को मतलब स्टेन करेगा। मान लीजिए आपका ये सेल है और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो जाएगा और ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो आपके जो हेमोटॉक्सिलिन है ये किस पार्ट को स्टेन करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक है तो न्यूक्लियर नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस कर देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कर लीजिएगा। साइटोप्लाज्मिक पार्ट या फिर बोथ ए एंड बी या फिर इंट्रा माइटोकार्डियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये किसको करेगा, ये आपका न्यूक्लियर पार्ट को करता है। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट को करता है। ठीक, चलिए आते हैं यहाँ पे 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का है इन मैलिग्नेंसी द मसल्स एंड साइटोप्लाज्म रेशियो, यानी कि जो आपका मैलिग्नेंसी होता है जिसको एक कैंसर का टर्म भी कहते हैं, इन केस में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कंस्टेंट होता है या फिर इक्वल होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा, इंक्रीज होता है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है दोनों का जो आपका रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है क्लोरोफार्म इज यूज फॉर क्लियरिंग ऑफ, यानी कि आपका जो क्लोरोफार्म है, ठीक है, ये किस चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या आता है, क्योंकि जो क्लोरोफार्म है आपका एक प्रकार का क्या है, क्लियरिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन हमारे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यू, लिम्फ नोड, एम्ब्रियो या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ये आपका जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये जो क्लियरिंग एजेंट है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यू को भी, लिम्फ नोड और एम्ब्रियो तीनों को क्या कर सकता है, ये क्लियर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जाएगा। अब इतना आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो सकता है कि क्लोरोफार्म के अलावा और कौन सा यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपके जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ऑप्शंस हैं, सब क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, व्हिच डाई इज न्यूट्रल डाई, यानी कि इनमें से कौन सा डाई है जो कि न्यूट्रल डाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर हेमोटॉक्सिलिन की। ठीक है, किसकी, हेमोटॉक्सिलिन की, रोमानिस्की स्टेन की, सुप्रावाइटल स्टेन की। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि जो हेमोटॉक्सिलिन है वो किस प्रकार का यहाँ पे डाई है। ठीक है, हम आपको रोमानिस्की स्टेन यहाँ पे सही बताते हैं, क्योंकि रोमानिस्की स्टेन में क्या होता है, हेमोटॉक्सिलिन होता है प्लस क्या होता है, इओसिन होता है। क्या होता है, इओसिन होता है। दोनों डाई जब मिलेंगे, ठीक है, तो एक एसिडिक है एक बेसिक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, रोमानिस्की स्टेन जाएगा। अगर हम सुप्रावाइटल स्टेन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, लिविंग सेल को क्या करता है, ये स्टेन करता है, लिविंग सेल को स्टेन करता है। क्या करता है, लिविंग सेल को स्टेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका जो सुप्रावाइटल स्टेन होता है इस स्टेन में कौन से मतलब कि स्टेनिंग आता है। ठीक है, इसका नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए बात आते हैं यहाँ पे 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एजोडाई इज ए व्हिच टाइप ऑफ स्टेन, यानी कि आपका जो एजोडाई है वो किस प्रकार का यहाँ पे स्टेन है, न्यूक्लियर स्टेन है, साइटोप्लाज्मिक स्टेन है या फिर बोथ ए एंड बी वाला है। तो जो आपका सही आंसर जाएगा ये क्या जाएगा, साइटोप्लाज्मिक स्टेन है। ठीक है, क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्टेन है। ठीक है, चलिए आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पे। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा यहाँ पे व्हिच इज यूज ए मॉर्डेंट इन हेमोटॉक्सिलिन स्टेन, यानी कि आपका जो हेमोटॉक्सिलिन स्टेन है, HND वाला स्टेन है, इसमें क्या है कि इसमें कौन सा मॉर्डेंट के रूप में कार्य करता है। अब सबसे पहले समझिए कि ये मॉर्डेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझिए मान लीजिए सेल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई और स्टेन डाई है। ठीक है, तो इस डाई को, ठीक है, मान लीजिए हम लिख देते हैं डाई है और ये आपका सेल है। ठीक है, तो इस डाई और सेल दोनों के बीच में क्या होता है, जब ये दोनों से अच्छे से नहीं कर पाते हैं रिएक्शन, तो इन केस में क्या होता है, एक मॉर्डेंट का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो वही होते हैं मॉर्डेंट। ठीक है, तो जो मीडिएटर का काम करते हैं दोनों के बीच डाई और सेल के, उसको क्या कहते हैं, मॉर्डेंट कहते हैं।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो हेमाटोक्सिलिन स्टेन है इसमें मॉर्डेंट का उपयोग कौन करता है, मतलब कि मॉर्डेंट का काम कौन करता है। तो हेमाटोक्सिलिन सॉल्यूशन तो क्या करेगा, ये तो स्टेनिंग के रूप में काम होगा। इयोसिन क्या करेगा, ये भी स्टेनिंग के रूप में काम करेगा। बचा कौन सा, एलम, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका मॉर्डेंट के रूप में क्या आता है, ठीक है। पोटास एलम जिसको कहते हैं वही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही आएगा, ठीक। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ गोनेरिया इज अबाउट, यानी कि आपका जो गोनेरिया है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 से 6, 1 से 5, 4 से 5 या फिर 8 से 14 दिन। तो इसका जो सही आंसर है यह जो हो जाएगा 2 से 6 दिन, ठीक है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 6 दिन। आपको यहाँ पर थोड़ा सा और समझा देते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे देखने वाले नहीं है और आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन है कि आपका जो हेमाटोक्सिलिन स्टेन है, तो ये बताइए कि हेमाटोक्सिलिन स्टेन कौन सा स्टेन होता है, एसिडिक या बेसिक। तो ये सिंपली होता है आपका बेसिक डाई, ठीक है। क्या होता है, बेसिक डाई। इयोसिन क्या होता है, ये होता है आपका एसिडिक डाई, ठीक है। क्या होता है, एसिडिक डाई, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन पे। 23 का हो ही गया। 24 का हमारा कह रहा है कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ एन मेनिंजाइटिस इज अबाउट, यानी कि आपका जो एन मेनिंजाइटिस है इसका जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है वो क्या होता है, 5 से 10 डिग्री, 12 से 20 डिग्री या फिर 35 से 37 या 45 से 63। तो देखिए यहाँ पे ये 45 से 63 होने वाला नहीं, 5 से 10 होने वाला नहीं, 12 से 1, ठीक है। सही ऑप्शन जो जाएगा आपके 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एन मेनिंजाइटिस का जो आपका ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है 35 से 37 डिग्री पे, यानी कि अगर ये टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये आपका जो है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है। चलिए आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एल्कीजेंस एंड इकोलाइस इज मोटाइल हैज, यानी कि जो आपका एल्कीजेंस हैं और इकोलाई हैं ये मोटाइल तो हैं, पर इनके पास किस प्रकार का फ्लैजिला पाया जा रहा है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस या फिर पेट्रीट्राइकस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जान लीजिए इनके बारे में। मोनोट्राइकस का मतलब क्या हो जाएगा, मोनो मतलब होता है एक, यानी कि आपका जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल है इसके पास केवल एक फ्लैजिला लगा रहेगा, ठीक है। ये आपका फ्लैजिला है और यहाँ पे केवल एक फ्लैजिला रहेगा, ठीक है। एम्फीट्राइकस मतलब एम्फीबियन सुना होगा ना, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर्य, उभय मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एम्फी उसी से लिया गया है, एम्फीट्राइकस, एम्फी मतलब होता है दोनों तरफ। मान लीजिए ये सेल है तो इसके यहाँ पर एक रहेगा फ्लैजिला, एक इधर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एम्फीट्राइकस वाला हो गया, ये आपका मोनोट्राइकस हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस क्या होता है, लोफोट्राइकस का यहाँ पे मतलब होता है कि एक तरफ तो रहेगा, ठीक है, एक तरफ कोई भी साइड रहेगा, बट यहाँ पे ऐसे इस तरह से रहेंगे, ठीक है, दो, ठीक है। तो क्या हो गया आपका लोफोट्राइकस हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, लोफोट्राइकस हो गया। अब आपको बताते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मतलब मान लीजिए आपका सेल है और आपके यहाँ पे फ्लैजिला, यहाँ पे फ्लैजिला, यहाँ 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 मतलब होल बॉडी में रहेगा, तो क्या कहलाएगा, इसको पेरीट्राइकस कहते हैं। और ये सिफ्लोट्राइकस क्या होता है इसको भी जान लीजिए। तो सिफ्लोट्राइकस का मतलब होता है यहाँ पे मान लीजिए सेल है और यहाँ पे 2, ठीक है, और इधर 2, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिफ्लोट्राइकस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सारे फ्लैजिला के बारे में, टाइप ऑफ फ्लैजिला के बारे में। अब यहाँ पे बताना है कि जो आपके ई कोलाई हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एल्कीजेंस है, ठीक है, इसका क्या होगा, मतलब किसके पास कौन सा फ्लैजिला रहेगा, तो इसके पास पेरीट्राइकस वाला रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कैम्पिलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर, ठीक है, आर डॉट डॉट ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके यहाँ पे दोनों जो ऑर्गेनिज्म है ये किस प्रकार के, एनारोबिक हैं, एरोबिक हैं, स्ट्रिक्ट एनारोबिक हैं या फिर माइक्रो एनारोबिक हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, इसका सही आंसर आपका डी वाला जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर जिम्सा स्टेनिंग साइटोप्लाज्मा मलेरिया पैरासाइट अपीयरिंग, यानी कि आपका जो जिम्सा स्टेन है इसमें अगर आप मलेरिया पैरासाइट को देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में इसके, तो किस कलर का दिखाई देगा, डार्क रेड कलर या फिर डार्क पर्पल कलर या फिर आपका यहाँ पे जो देखेंगे 2 नीचे हो गया ऑप्शन ब्लू कलर या फिर व्हाइट कलर। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स जाएगा वो क्या जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यानी कि आपका जो जिम्सा स्टेन है तो आपका जो सेल का साइटोप्लाज्म है इसमें मलेरिया पैरासाइट दिखेंगे और ये आपके ब्लू कलर के दिखाई देंगे, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन, द साइज ऑफ लिस्मानिया इज अबाउट, यानी कि जो आपका लिस्मानिया है इसका साइज क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो साइज होता है ये 2 से 4, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जाएगा सही, ए वाला, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 29 नंबर के क्वेश्चन पे। 29 नंबर का क्वेश्चन है बिचोरिया ब्रोंकाइटिस और ओनकोसेरा वाल्वुलस, ठीक है, इन्फेक्टेड दैट कलर ऑफ द यूरिन इन चेंज ऑफ, यानी कि आपका जो ये दोनों आपके बिचोरिया ब्रोंकाइटिस हैं और वाल्वुलस जो है, ठीक है, ये आपके यूरिन के क्या करेंगे, इन्फेक्ट जब करते हैं तो आपका जो यूरिन होता है उसका कलर क्या होता है, रेड कलर यूरिन, येलोइश ग्रीन या फिर मिल्की यूरिन या फिर ऑरेंज रेड
यूरिन। तो आपका जो सही आंसर जाएगा मिल्की यूरिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा। अब आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपका जो मिल्की यूरिन होता है इस टर्म को क्या कहते हैं, ठीक है। चाइल्यूरिया कहते हैं, ठीक है, हेमाचूरिया कहते हैं, या फिर और आप देख लीजिए बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सेक्सुअल साइकिल मलेरिया पैरासाइट अकर इन, यानी कि आपका जो मलेरिया साइकिल है, ठीक है, इसमें सेक्सुअल जो साइकिल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, मॉस्किटो में या फिर टिक्स में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, मॉस्किटो में। यानी कि आपका यहाँ पे जो फेज होगा आपका जो ह्यूमन बीइंग है इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल की साइकिल होगी, एसेक्सुअल की साइकिल होगी, और जो आपका यहाँ पे मॉस्किटो होता है में सेक्सुअल वाली साइकिल होगी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे लास्ट नंबर के क्वेश्चन पे, लास्ट नंबर का क्वेश्चन कलर कुछ अलग है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपका जो क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एनीमिया फाउंड इन इंडिया लेवल, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि आपका जो एनीमिया है, सबसे ज़्यादा एनीमिया इंडिया में कौन सा पाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ID है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, या फिर ऑल द ऑप्शन। कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर हो गया है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, तो क्या करिएगा, आप इसको कमेंट के माध्यम से कह दीजिएगा कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है, इसको आप सही करने की कोशिश करें, तो हम उसको कर देंगे। अगर आप वहाँ पे नहीं करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307788181, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक का बटन बगल में है, दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आज लेक्चर है ख़त्म हो गया है आज का लेक्चर। उसके बाद में हम शाम को भी एक लेक्चर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे एग्ज़ाम आपका जो है बहुत ही पास है, ठीक है। तो इस प्रकार से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपकी MCQ बुक है, नहीं है तो उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप मैसेज करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अभी हम बोले भी हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।